मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज हिंदी का टर्न है क्षितिज का। क्षितिज में हम काव्य खंड के पाठ कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। पाठ 12 कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो पहले हम पाठ को शुरू करने से पहले हम अपने कवि के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बाबई में हुआ। मध्य प्रदेश में हुआ इनका जन्म, उसमें जिला पड़ता है होशंगाबाद, उसमें एक गांव है बाबई, वहां पर इनका जन्म हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में, जब वो 16 वर्ष के थे, उन्होंने शिक्षक का कार्य शुरू किया। उसके बाद वो संपादन के कार्य में लग गए। उनकी मुख्य रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी आदि। लेकिन जो हमारे माखनलाल जी थे, ये स्वतंत्रता के सेनानी भी रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सा भी लिया। इनके मन में देश प्रेम बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो इन्हें इनके कार्यों की वजह से एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। इस नाम के साथ भी इन्होंने बहुत सारी अपने रचनाएं लिखी और इनकी मृत्यु हुई सन 1968 में। अपने कार्यों को करते रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने हमेशा भाग लिया, जिसकी वजह से इन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। जब ये जेल गए, उसी विषय में ये वाला हमारा पाठ है। जब ये जेल गए, जेल की काल कोठरी में ये बंद थे, तो वहां पर अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें कितनी यातनाएं दी गई, इसके विषय में इन्होंने यहाँ पर बताया है। अंग्रेज सरकार द्वारा जो यातनाएं दी जाती थी, उसमें राजनीतिक कैदियों को और सामाजिक कैदियों को एक जगह रखा जाता था। सामाजिक कैदी जैसे चोर हो गए, जिन्होंने चोरी की, हत्या कर दी, कोई भी अपराध कर रहे हैं वो हो गए, और राजनीतिक कैदी हो गए जिस तरह से ये थे। ये स्वतंत्रता के आंदोलन में थे, स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे अपने देश को, तो ये राजनीतिक कैदी कहलाए। उन्हें वहां पर राजनीतिक और सामाजिक कैदी दोनों को एक साथ रखा जाता था। वहां पर अंग्रेज सरकार किस तरह से इन लोगों के साथ अन्याय करती थी, किस तरह से इन्हें प्रताड़ित करती थी, कैसा इन्हें भोजन दिया जाता था, उस तरह के उन्हीं बातों के बारे में इस पाठ में इन्होंने बताया है। यहाँ पर माखनलाल जी अपनी वेदना को बताते हैं कोकिला के माध्यम से। जब कोयल आके कूक रही है आधी रात को, कभी उसकी बोली को सुन रहे हैं, तो उसी के साथ वो अपना दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि किस किस तरह की उन्हें प्रताड़नाएं जेल में दी जा रही हैं, वो कैसा खुद को महसूस कर रहे हैं, इस विषय में कवि यहाँ पर बताते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में माखनलाल जी ने अंग्रेजों के अत्याचार को सबके सामने लाया है। प्राचीन भारत में उस समय कैदियों पर कितने अत्याचार किए जाते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, ये सब इन पंक्तियों में उन्होंने लिखा है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। रात को जब सभी कैदी सो रहे हैं, माखनलाल जी भी जेल में है, वहाँ पे जेल की दीवार में बैठ के एक कोयल कूक रही है। जब वो कोयल कूक रही है तो उनसे कवि बोलते हैं क्या गाती हो। वो उसके कूकने से, देखो कवि है, कवि हृदय की कल्पनाएं अलग होती हैं, तो वो उसके कूकने में ढूंढ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहती है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, बोलते तुम क्या गा रही हो। वो कोकिल से पूछते हैं तुम क्या गा रही हो, क्यों रुक जाती हो बीच में, बार बार गाते गाते रुक क्यों जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। वो ये पूछ रहे क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लाई हो, बोलो क्या कहना चाहती हो, अपने मन के भावों को बताओ मुझे कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो जो कोयल कूक रही है, तो उसके कूकने से कवि के हृदय में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिन्हें वो पूछ रहे हैं। तो बच्चों, आगे ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहाँ पर कवि बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेजी शासकों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जेल में किस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, देखो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जहाँ पे वो बंद है, जिस जेल में बंद है, कोठरी में बंद है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, काली हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जहाँ पर वो हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। माखनलाल जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्हें आजादी के आंदोलन में भाग लेने की वजह से ही जेल में डाला गया, जेल की गई, लेकिन उन्हें कहाँ रखा गया, डाकुओं के साथ। जहाँ पे डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, वहीं पे उन्हें भी उन्हीं के साथ रखा जा रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। वो बताते हैं कि उन्हें जेल में पेट भर के खाना नहीं मिलता कि वो ढंग से जी सके। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते क्योंकि खाना उतना मिलता है कि सिर्फ वो उससे सिर्फ जी सके, ढंग से नहीं जी पा रहे हैं, ना ही वो खाना उनके लिए पर्याप्त है। मरने भी नहीं देते हैं उन्हें। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, उनके जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है क्योंकि वो हमेशा उनकी निगरानी में है।
शासन है या तम का प्रभाव है? ये शासन ऐसा है या इस अंधेरे का प्रभाव है? उनका कहना है कि मैं जो ये महसूस कर रहा हूँ इस अंधेरी कालकोठरी का प्रभाव है, कि शासन ऐसा ही है जो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, ये जो काली रात है इसमें भी मैं निराश हो गया हूँ। इस समय कालिमा मैं जागी क्यों वाली? तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब रात हो गई है, इस निराशा भरी रात में तू इस समय तक क्यों जाग रही है? क्या तू कोई संदेशा लेकर आई है? तू क्यों कूक रही है? आगे नेक्स्ट पैरा में देखिए, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हूक, जब कोयल कूकती है ऐसा लगता है हूक रही है, उसको हूकना कहते हैं। कोयल हूक रही है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। ऐसा महसूस हो रहा है कवि को कि कोयल ने भी जेल में होने वाले अत्याचारों को देख लिया है, महसूस कर लिया है। इसलिए जो उसकी मीठी कूक होती है, जब कोयल कूकती है बहुत मीठा सा एहसास होता है, हमें बहुत मधुर लगती है उसकी आवाज़ सुनने में। लेकिन जब वो हूक रही है तो उसकी आवाज़ में भी एक दर्द महसूस कर रहे हैं कवि को लगता है कि कोयल ने जेल में होने वाले अत्याचारों को देखा है। वो भारतवासियों की तरफ से, पराधीन जो भारत है उस समय, जो परतंत्र भारत है, उनकी तरफ से वो वेदना वाली कूक रही है। कोकिला बोलो तो क्या लूटा है? कवि यहाँ पे पूछते हैं कि कोकिला बताओ तुम्हारा ऐसा क्या लूटा है कि जो तुम इतने दर्द में गा रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, ये जो वैभव है, ये जो संसार है, इसकी रखवाली तुम करती हो, तुम सब कुछ देखती हो, सबको अपनी मीठी आवाज में उसे महसूस कराती हो, तो तुम्हारा क्या लुट गया? तुम बताओ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतने दर्द में, वेदना में गा रही हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। आगे कवि कहते हैं क्या तू बावली हो गई? बावली मतलब पागल। क्या तू पागल हो गई जो तू आधी रात को चीख रही है, आधी रात को वो कूक रही है? कोकिला बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी। किस दावानल की? दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग। जब जंगल में आग लग जाती है उस दृश्य को दावानल बोलते हैं। तो कोकिला बोलो तो, वो पूछते हैं उससे, कोयल बोलो क्या तुमने ये किसी दावानल की आग देख ली है? किसी जंगल में आग लग गई है जो तुम इतनी रात को चीख रही हो? कोकिला बोलो तो क्या तुमने वो आग की ज्वालाएं देखी हैं? क्या तुम कहीं से देख के आई हो कि किसी जंगल में आग लग गई है चारों तरफ और तुम परेशान हो, जिसे तुम बताना चाहती हो, जो इतनी रात को तुम कूक रही हो? तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में भी कवि ने यही कहा है कि कोयल को ऐसा लगता है कि उसने जेल के अंदर मिलने वाली आत्माओं को देख लिया है, अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को देख लिया, महसूस कर लिया, इसलिए वो इतनी रात को ये कारागार की दीवार पर बैठकर कूक रही है। तो इस पैराग्राफ में देखिए बच्चों, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहाँ पे कवि कहते हैं कि क्या तुम मेरी इन जंजीरों को देख नहीं पा रही हो? जब वो कोयल है कूक रही है रात को और कवि के हाथों में बहुत मोटी मोटी जंजीरें हैं, हथकड़ियां हैं, जिन्हें वो कहता है कि क्या तुम इन्हें देख नहीं पा रही हो? क्यों हथकड़ियां? क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियां नहीं है। कवि उसे बोलता है ये जो मेरे हाथों में जंजीरें हैं, ये हथकड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है, ब्रिटिश सरकार का गहना है, जो कि वो उन्हें अपहार में कैदियों को दिया गया है। कोल्हू का चरक क्यों जीवन की तान। देखो यहाँ पर जैसे कोल्हू में बैल को जोता जाता है, उससे तेल निकलवाया जाता है या जो भी आगे कार्य करवाए जाते हैं, वहाँ पर बैल की जगह यहाँ पर कैदियों को जोता जाता है। तो कोल्हू का चरक चोर, उनसे हर पूरे दिन काम करवाया जाता है, तेल निकलवाया जाता है कई किलो। तो यहाँ पे बोलते हैं कोल्हू का चरक जो जीवन की तान, ये जो आवाज आती है कोल्हू के चलने पर, उसके बाद जो आवाज आती है वो उनके जीवन की तान बन चुकी है। अगर अब वो उस तान को नहीं सुनते, उस आवाज को नहीं सुनते, तो उन्हें वो अधूरा लगता है, क्योंकि सारा दिन में कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गाँव, उन कैदियों से पत्थर भी तोड़वाए जाते हैं। जब वो सारा दिन पत्थर तोड़ते हैं तो उनके उंगलियों के निशान भी उन पत्थरों पर अब आ गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब देखो यहाँ पे मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, वो रस्सी जो है उनके पेट पर बांधी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोल्हू में लकड़ी होती है, उससे बांधकर बैल को जोता जाता है, तो वो जो उस लकड़ी से रस्सी को बांधकर वहां पर कैदी को जोत दिया जाता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। सारा दिन मैं कोल्हू के बैल की तरह जुटता हूँ, मेहनत करता हूँ, उससे हमारी यातनाएं कम नहीं होती, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश सरकार में जो अकड़ है, अंग्रेजी सरकार में जो अकड़ है, उसे मैं कम कर रहा हूँ कि वो हमें इतनी यातनाएं दे रही है, सरकार हमें यातनाएं दे रही है, हम सबको हंसकर सह रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। जब तक हम जीवित हैं सारी यातनाओं को सहेंगे, उनके सारे कष्टों को सहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए। वो एक स्वतंत्रता के सिपाही थे, तो वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए हम ये सब सह रहे हैं और आगे भी सहेंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारेगी आली। यहाँ पे ये बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ये सब नहीं देख पा रही हो, इसलिए तुम्हारी जो करुणा है, तुम जो मुझे सांत्वना देने आई हो इन बातों से बचने के लिए,
तो वो अब मुझे उनका कोई असर नहीं है मुझ पर, क्योंकि अब ये सारी चीजें मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। यहाँ पर कवि बोलते हैं, इस शांत समय में अंधकार को वेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। शांत समय में, आधी रात हो रही है, रात के समय बिल्कुल शांति रहता है सब कुछ वातावरण, तो कवि बोलते हैं कि इस शांत समय में अंधकार को भेद, यहाँ समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि जब शांत हो रहा है समय, समय मतलब रात के समय है, रात को तो बहुत शांति रहती है वातावरण में, पूरा वातावरण शांत है, तुम अंधकार को भेद मतलब अंधकार को चीरती हुए रो रही हो क्यों, क्यों रो रही हो कोकिल बोलो तो। कोयल बताओ तुम क्यों रो रही हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। मतलब तुम चुपचाप, इस सब तुम्हारे जो स्वर में है विद्रोह का मधुर बीज है, मतलब तुम अपनी कूक से, अपनी आवाज से सबके अंदर, भारतीयों के अंदर विद्रोह का बीज बो रही हो, सबको चेता रही हो, बता रही हो कि सबको किस तरह से अंग्रेज सरकार से लड़ना है, इस भांति बो रही हो, तो तुम ये बीज बो रही हो कोयल बोलो तुम कर रही हो ऐसा। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। यहाँ पर कवि कहते हैं कोयल तू काली है, रजनी भी, रजनी होता है रात का पर्यायवाची, तू काली है, रजनी भी, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है। ये जो शासन है, अंग्रेजी शासन अभी चल रहा है, इसके जो कार्य है वो भी काले हैं। और काले रंग को हमारे समाज में दुख का, शांति का प्रतीक माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे कवि वही बता रहे हैं कि तू भी काली है, रात भी काली है, और जो शासन के कार्य है वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब जो सब मेरे अंदर सोच आ रही है, जो जिस तरह से मैं सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरी जो कल्पना है वो भी काली होती जा रही है, मेरे अंदर लहर भी काली हो रही है, मेरी काल कोठरी काली, जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, मैंने जो टोपी पहनी हुई है काले रंग की है, मेरी कमली, कमली यानी कि कंबल, मेरी कमली भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, ये जो जंजीरें, जो कड़ियां उनको लगी हुई है मोटी मोटी, वो भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। ये बोलते हैं, ये जो हम पर पहरा देते हैं, सारा दिन इतनी कठोर यातनाएं सहने के बाद भी हम पर जो पहरेदार पहरा देते हैं, उनकी हमें गालियां भी सुननी पड़ती हैं। तो वो जो हमें महसूस होती है कैसी, जैसे कोई सांप हमें डस रहा हो, किस पर है गाली, ये जो गालियां हैं अंकृति की ब्याली, ऐसा लगता है कि कोई सांप हमें डस रहा है। एक कोयल, सब कुछ इस समय काला काला महसूस हो रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस काले संकट में तुम क्यों मंडरा रही हो, यहाँ पे कितने कष्ट हैं, कितनी दुविधाएं हैं, सब कवि ने बताया, तो यहाँ पर तुम क्यों मंडरा रही हो, मरने की मदमाती, क्या तुम यहाँ मरने आई हो, तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है। कोकिला बोलो तो, बोलो कोकिला तुम ऐसे क्यों कर रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। तुम इतना मधुर गाती हो, तुम यहाँ पे बैठ के आधी रात को कूक रही हो अपने चमकीले गीतों को, जिससे लोगों में नवजीवन का संचार होता है, लोगों को सुनकर अच्छी लगती है तुम्हारी आवाज, तो तुम यहाँ पर क्यों मंडरा रही हो, इनको लेकर यहाँ क्यों घूम रही हो, कोकिला बोलो तो। अब आगे की लाइनों में यहाँ पर कवि अपने आप से और कोयल की तुलना कर रहे हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, कवि बोलते हैं कोयल तुझे हरियाली डाली मिली है, तू एक डाली से उड़कर दूसरी पे बैठ सकती है, हरे हरे पेड़ों पर जाके घूम सकती है, किसी भी वृक्ष पर तू बैठ सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे ये 10 फीट की कोठरी, जहाँ पर वो कैद हैं जेल में, वो 10 फीट की एक छोटी सी कोठरी है, मुझे 10 फीट की कोठरी मिली है। तुझे नभ भर में संचार, तू पूरे नभ में, पूरे आकाश में उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा संसार क्या है, यही है जो 10 फुट की एक कोठरी है, मेरे लिए यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, तू जब गाती है, जब तू कूदती है, सब खुश हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है, सब वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मुझे देख मैं रो भी नहीं सकता, मैं रोऊंगा तो मुझे यहाँ कोई सुनेगा नहीं और मुझे रोने की आज़ादी भी नहीं है, उतना ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया जाएगा अगर मैं रोऊंगा। 20 वाले पैराग्राफ में कवि ने कोयल से अपनी तुलना की है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देख विषमता, अब इससे पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि दोनों में कितना अंतर था। कोयल आज़ादी से उड़ सकती है, एक डाली से दूसरी डाली पर बैठ सकती है, लेकिन हमारे कवि जो है एक 10 फीट की कोठरी में कैद हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, उनका संसार वो कोठरी रहेगी। तो यहाँ पे बताते हैं कि देख विषमता तेरी मेरी, हम दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कोई समानता नहीं है। बजा रही तिस पर रणभेरी, उसके बाद भी तू रणभेरी यानी कि युद्ध के लिए
जो आवाज होती है, युद्ध के लिए जो शुरुआत होती है, वो तू कर रही है, रणभेरी बजा रही है इस हुंकृति पर, तेरी इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। यहाँ पे समानता एक है दोनों में कि कोयल अपनी हुंकार से लोगों को जागृत कर रही है, लोगों में उत्साह भर रही है, किस लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए। और कवि क्या करते हैं, कवि अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, अपनी लेखनी से लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों में स्वतंत्रता के लिए उनके अंदर एक नयापन भर रहे हैं कि वो स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करें, अपने देश को आजाद करने के लिए कोशिश करें। अपनी कृति से और क्या कर दूं, ये बोलते हैं कि तेरी जो हुंकार है वो लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगा रही है, और मेरी कृतियां, मेरी रचनाएं लोगों को उत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है, तो बता और मैं क्या करूं। कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ और क्या करूं। मोहन के व्रत पर, देखो बच्चों यहाँ पे मोहन, मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें आप बापू के नाम से भी जानते हैं। मोहन के व्रत पर, जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, तो ये बोलते हैं कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। जो गांधी जी ने शुरुआत की है उसमें कवि ने अपनी कृतियों द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा लोगों में क्रांति की ज्वाला उत्पन्न की है, यानी कि देश को आजाद करने के लिए प्रेरित किया है अपनी कृतियों से, अपनी रचनाओं से। तो ये बोलते हैं कि प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मैं उन लोगों में नया संचार कर रहा हूँ मोहन के व्रत पर, यानी कि जो गांधी जी ने स्वतंत्र कराने के लिए देश को प्रण लिया है, उसके लिए मैं भी लगातार कार्यरत हूँ, मैं भी उन यातनाओं को सह रहा हूँ, मैं, मेरे जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी उन यातनाओं को सह रहे हैं जो अंग्रेजी शासन द्वारा हमें दी जा रही है। हम अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं, तो और मैं क्या कर सकता हूँ, कोयल बोलो तो इस पार्ट से बच्चों उस समय अंग्रेजी शासन द्वारा जो यातनाएं दी जाती थी कैदियों को, या जिस तरह से हमारे भारत देश पर वो राज कर रहे थे, लोगों को जितना प्रताड़ित किया जा रहा था, उन सब के बारे में यहाँ पे माखनलाल जी ने बताया है। और हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों ने, अनगिनत लोगों ने, सैकड़ों ने, हजारों ने अपनी जान दी है। तो यहाँ पर हमें स्वतंत्रता को समझना होगा कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमें स्वतंत्रता को बनाए रखना है, और उसके लिए जरूरी है कि जो हमारी रचनाएं होती हैं हमें ध्यान से सुने, समझे और इनसे प्रेरित हो। इतने अच्छे अच्छे कवि हमारी आपकी बुक में हैं, उन्हें आप समझे, पढ़ें, इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरह समझे। मुझसे जो हो सका मैंने आपको समझाया। आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कॉल कर लें, पूछ लें। इसके अलावा बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले जीवन परिचय करना है। मैंने आपको पहले वीडियो में जीवन परिचय करना सिखाया था जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्लास ली थी। तो उस तरह से इसका जीवन परिचय करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ करेंगे, और बाकी का क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी वर्कशीट में। उसके अलावा मैं आपको पुनरावृत्ति नोट्स देती हूँ। पुनरावृत्ति नोट्स का मतलब है कि मैं आपको रिवाइज कराती हूँ जो मैंने इस पोएम में, इस चैप्टर में आपको पढ़ाया है। उन नोट्स को आपको रीड करना है, सिर्फ समझना है, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट ना करें। ओके, थैंक यू।